चलिए सब लोग बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे या प्रणाम मुद्रा में, आंखें बंद। प्रार्थना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palms, stretch your eyes, then open your eyes. चलो सबने क्या क्या वर्क करके रखा है। वेन्यू मैम आपने एक काम बहुत अच्छा किया था, WHO का जो कंटेंट दिया था बना के, बिल्कुल लगभग काफ़ी चीज़ उसमें कवर हो। अगर हम कहें 100 में से 80% मार्क्स, ठीक, इतना सही किया। चलो कुछ कह रहे थे वेन्यू मैम? प्रणाम सभी को। सब लोग माइक म्यूट करेंगे 1 मिनट। चलिए सब लोग थोड़ा पीछे होकर बैठिए ताकि हमें दिखाई दे। सिमी मैम आप इतना पीछे हुई क्योंकि केवल आपकी गर्दन दिख रही है। कोमल आप भी पीछे बैठो जाके। हाँ आप वेन्यू मैम ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा और पीछे हो जाए ताकि हम पेट पूरा देख सके। बस ठीक है। वो मैम मेरा आज पीरियड्स वाला वो है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो जो हम जो चीज़ ऐसी कराएंगे तो हम बोलेंगे उस पर, ठीक है। हाँ। चलिए आप और पीछे जाइए, हमको दिख नहीं रहे हैं अभी भी। चलिए दोनों हाथ सब ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, आंखें बंद। सब नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, सब आराम से सांस लेंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। सिमी जी आप नीचे रख लीजिए अपने, अगर वैसे बैठ रही, हाँ नीचे रखिए, ठीक। और थोड़ा पीछे जाइए, अब ठीक है, ठीक है, ठीक। अब आप सीधे बैठिए, हाँ अभी और पीछे जाइए, पेट नहीं दिख रहा है, अभी और पीछे जाइए, पेट का पोर्शन नहीं आ रहा है, अभी और पीछे जाइए। बस ठीक है। सब डीप ब्रीदिंग करेंगे, सब आंख बंद रखेंगे, सब गहरा श्वास लेंगे और धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। अब सब आराम से ऐसे ही श्वास लेंगे। अब पूरा ध्यान अपने थायराइड ग्लैंड, गले पर रखेंगे, क्लैविकुलर ब्रीदिंग करेंगे। अब अपने ध्यान को चेस्ट पर रखेंगे, आराम से सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे, पूरा ध्यान अपने चेस्ट पर। थोरेसिक ब्रीदिंग।
अब अपना ध्यान अपनी नाभि पर लेकर आएंगे, नेवल ब्रीदिंग करेंगे। अब यहीं से सभी लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को लेंगे, सभी लोग करेंगे, सिमी जी आप भी करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे और धीरे धीरे श्वास राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे। राइट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे। सब गहरा श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास को सभी लोग नाभि तक श्वास को लेने का प्रयास करेंगे, धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे।
जब श्वास लेफ्ट नोस्ट्रिल में आ जाए तब श्वास को रिलीज करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और यहीं से शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे 3 टाइम्स, ओनली फॉर 3 टाइम्स शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। जीभ से श्वास को लेंगे और नाक से श्वास को छोड़ देंगे लिप्स बंद करके। श्वास जीभ से लेंगे, लिप्स बंद करेंगे और दोनों नोस्ट्रिल से श्वास को छोड़ देंगे। ऐसा 3 बार करेंगे। जैसे ही 3 बार कंप्लीट हो जाए, 3 टाइम्स कंप्लीट होने के बाद अब करेंगे शीतकारी प्राणायाम। दांतों को बंद रखेंगे, लिप्स को ओपन रखेंगे, श्वास लेंगे और लिप्स बंद करके श्वास नाक से छोड़ देंगे, दोनों नोस्ट्रिल से एक्सहेल कर देंगे। मैम अभी लास्ट वाला क्या बोले? शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी कैसे करेंगे देखिए, जैसे हमने शीतली किया था ऐसे शीतकारी करेंगे। हाँ, दांत बंद रखेंगे, लिप्स को ओपन रखेंगे और श्वास भर लेंगे, फिर लिप्स को बंद रखे देखेंगे एक बार। ऐसे 3 बार करेंगे। करें जिनका कंप्लीट हो जाए वो शांत होकर 1 मिनट के लिए बैठेंगे। सभी लोग रिलीज करेंगे। अब जो हम पूछेंगे उसका कुछ रिस्पॉन्ड करेंगे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। सब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और हमने पूछा अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। मैम लंग्स स्ट्रांग होते हैं हमारे और माइंड बैलेंस रहता है। वेरी गुड। और बोलेंगे कोल्ड कफ कंट्रोल रहता है मैम। वात कफ। वात और कफ कैसे समझ में आया? वात कफ क्या है? आप बताए ना उस दिन वात किसको किसको लग रहा वात कफ भी कंट्रोल होगा? मतलब एक होता है ना, हमने कुछ बोला तो ऐसे सुनकर बोल दिया कि कुछ हमने समझ के बोला इसलिए पूछा। आपको लगा वात का कुछ पर्यायवाची शब्द होता हो? वात का मीन्स है, इसका वात का सिनोनिम है हमारा जितने हमारे गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं, ठीक है, गैस्ट्रिकल प्रॉब्लम्स क्या है, सब वात है। जहाँ जहाँ भी हमारे शरीर में एयर जो है, जो एयर एक्सेस हमने भोजन के साथ गेन की है या भोजन अधिक लेने से हमारे शरीर में जो एयर कलेक्ट हो गई है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ नहीं है, अलग हो रही है, वो शरीर में कहीं ना कहीं घूमेगी। ठीक, वो जो घूम रही है एयर जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ नहीं है, तो वो क्या करेगी, हमारे शरीर में जहाँ
मूव कर रही होगी वहीं पेन क्रिएट करेगी। ये हो गया वात। वात को इन इंग्लिश एयर ही बोलेंगे। एलिमेंट जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। इसके बाद फिर हमारा कफ है। कफ सबको पता है, कफ हमारा क्या, जल और पृथ्वी से मिलकर बना हुआ है तत्व में। और कफ का मीन्स है जितने भी हमारे ठंडक से उत्पन्न होने वाले रोग हैं वो सब कफजन्य रोग होंगे। जितने भी हमारे शरीर में सूखेपन के कारण, वात किसके कारण होता है, ड्राइनेस के कारण। जब जब शरीर में ड्राइनेस अधिक होगी तब कौन सा रोग उत्पन्न होता है, वात उत्पन्न होता है। और जब जब अग्नि तत्व बढ़ जाएगा तो कौन सा रोग उत्पन्न होगा, पित्त उत्पन्न होगा। ठीक है, तो वात पित्त कफ तीनों हमारे जो हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, बैलेंस में रहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, अधिक और कम होंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो जब हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं तो हमें कौन कौन से रोग में हमें आराम मिल रहा है। सबसे पहले वातजन्य रोग भी कंट्रोल होंगे। वातजन्य का मीन्स हो गया सही तरीके से वायु को हम ग्रहण करेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मीन्स हो गया। लंग्स हमारे क्या करते हैं, लंग्स का कार्य क्या है, ऑक्सीजन को ग्रहण करना। ठीक है, मतलब हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करना। तो प्यूरिफाइड ब्लड को सप्लाई कौन कर रहा है, प्यूरिफाइड ब्लड को सप्लाई हमारा हार्ट कर रहा है। फिर किडनी क्या कर रही है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। तो अनुलोम विलोम में वात कंट्रोल हुआ। फिर कफ का मीन्स, कफ क्यों कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि दोनों नॉस्ट्रिल से हम सांस ले रहे हैं। हमने बताया था लेफ्ट किसके लिए, ठंडक के लिए, कूलनेस के लिए, राइट किसके लिए, हीट क्रिएट करता है। तो कफ में हमें किसकी ज़रूरत है, राइट भी नॉस्ट्रिल वर्किंग में है। तो जितना हमारे शरीर में ठंडक हमारी बॉडी के टेम्परेचर से यदि अधिक बढ़ती है तो हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम उसको कंट्रोल में रखता है। तो वात हो गया, कफ हो गया। पित्त क्या है, पित्त का मीन्स है गर्मी। और राइट नॉस्ट्रिल क्या कर रहा है, हमारे शरीर में गर्मी ऊष्मा पैदा करता है, हीट पैदा करता, क्रिएट करता है। तो हमारा लेफ्ट क्या है, वो ठंडक के लिए काम कर रहा है, कूलनेस के लिए काम कर रहा है। तो पित्त को भी बैलेंस कर देगा। तो वात पित्त कफ तीनों में एक बैलेंस क्रिएट कर देगा, एक संतुलन बना देगा यदि हम 20 मिनट चेन सिस्टम में अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। बोलेंगे मेरे में मैम, हम ना सुबह उठते हैं ना, तो हम सुबह मतलब उठने के बाद फ्रेश वगैरह उसके बाद हम अनुलोम विलोम नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा राइट वाला नोस्ट्रल बंद होता है और जैसे जैसे धूप आएगी तब वो जाके खुलेगा। तो मतलब हम अपने वो जो सौरभ सर का एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद तो कर लेते हैं वो, लेकिन सुबह उठते ही सोचा तो वो नहीं होता, हमारा नोस्ट्रल बंद था। हमने 5 मिनट बहुत खींच के किया, लेकिन बहुत अनकंफर्ट हो रहा था। फिर हमने छोड़ के और इस ध्यान में बैठे और कैलिकुलर और वो चेस्ट ब्रीदिंग, नेवल ब्रीदिंग ये सारा किया, सूक्ष्म व्यायाम किया। हम आपको बता दें, हमने अनुलोम विलोम फिर उसके बाद 7-10 मिनट्स किया बस, और मतलब हमारा सर की एक्सरसाइज करी, फिर उसके बाद हमने उत्तासा किया। क्योंकि आपके जैसे किसी की, जैसे मेरा भी एक चीज़ बताया, सब ध्यान से समझना, क्योंकि ये अनुलोम विलोम प्राणायाम अपने आप में पूरी मेडिसिन है। देखो जैसे अभी हम हैं, आज मेरा सुबह से एक ही नॉस्ट्रिल एक्टिवेट है, लेफ्ट वाला। ठीक है, लगातार अगर लेफ्ट एक्टिवेट हो जाए या राइट एक्टिवेट हो जाए, तो लेफ्ट एक्टिवेट दिन में अगर लगातार रहा तो एक चीज़ अच्छी रही कि लगातार लेफ्ट एक्टिवेट रहेगा तो बहुत गुस्सा नहीं आएगी कुछ भी। और बल्कि बस ये और हो जाए, थोड़े भावनाएं बहुत ज़्यादा जागृत हो जाती हैं जब लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट हो जाता है, तो ये दिक्कत होती है। और जब राइट आपका एक्टिवेट होगा ना, तब आप देखना आपके अंदर काम करने की ऐसी ऊर्जा आती है कि आप हर काम को लगेगा कितनी जल्दी हम कर सकते हैं। और जब लेफ्ट एक्टिवेट होता है तो एक एक काम में बस ऐसा लगता है कि जल्दी से कर लो, नहीं तो काम बाद में कर लें, पहले थोड़ी देर लेट जाएगा। ठीक है, तो उसमें कुछ में ऐसी बातें आप जब रेगुलर मोड में करेंगे ना, तो हमारे जीवन में इसी का तो संतुलन लाना है कि हमारा जो लेफ्ट और राइट बराबर एक्टिवेट हो, तो बहुत अच्छा है। और अगर नहीं होते तो दिन में भले ही, लेकिन ये देखना है, देखो सबकी प्रकृति कैसी है, इस बात को जितना अच्छे से समझेंगे योग उतना आपके लिए काम करेगा। देखो सबकी प्रकृति कैसी है, किसी की वात है, किसी की पित्त है, कफ है। ये 3 प्रकृतियाँ होती हैं। कितनी प्रकृति होती है, वात पित्त और कफ।
इन तीनों से ही हमारा जीवन चल रहा है। वात, पित्त और कफ तीनों यदि संतुलित हैं तो हम ठीक ठीक काम कर रहे हैं। यदि तीनों में थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ गया, इम्बैलेंस हो गए, तो क्या होगा? अगर वात अधिक बढ़ गया तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। हार्ट अटैक किसके कारण होते हैं? मोस्टली वात प्रकृति के। हार्ट किससे संबंधित समस्या? वात से संबंधित है। हमारी एयर एलिमेंट्स प्रॉपर वर्किंग में नहीं है और बॉडी में पूरी ड्राइनेस आ जाएगी वात वालों के। ठीक। दूसरा, आँखों में रफनेस आ जाएगी, स्किन रफ होगी, बाल रफ दिखाई देंगे। ठीक है। और छोटी छोटी जो आवाज़ है उसका जो टोन है वो भी थोड़ा सा टाइट दिखाई देगा। ठीक। ये सब क्या बात में जा रहे हैं। और बात वाले अगर कुछ ज़्यादा कुछ बात लग गई तो सब इंट्रोवर्ट हो जाएंगे। बात प्रकृति इंट्रोवर्ट हो जाती जाकर। पित्त में क्या हो रहा है? अब देखिए हम लोग अपना जो अनुलोम विलोम कर रहे हैं उसको करके क्या हमें बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, ये कैसे जज करेंगे? पित्त में क्या होगा? पित्त में हमारा जितने हमारे एसिडिटी से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं वो कहाँ बढ़ेंगी जाकर? वो सब पित्त में बढ़ जाएंगी जाकर। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो एसिड वाली प्रॉब्लम्स पित्त से संबंधित होगी, और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स पित्त में आ जाएंगी हमारी? मैम एसिड रिफ्लेक्स होता है और आँखों में जलन। हमें। ठीक। बालों का झड़ना सबसे अधिक पित्त प्रकृति वालों का होता है। जितने लोग गंजे दिखाई देते हैं सब पित्त प्रकृति वाले हैं। गंजापन पित्त प्रकृति में आता है। ये क्या है? ये हमारी जो प्रकृति हमारे से अधिक काम मतलब हमारे अनुकूल काम नहीं कर रही तब होगा। फिर पित्त वालों में क्या होगा? गुस्सा बहुत तेजी बढ़ जाएगा। हाई बीपी कहाँ होता है? पित्त प्रकृति में हाई बीपी होता है। ठीक है। फिर ऐसे हम लोग देखें, अब कफ वाले को देख लें। कफ में क्या हो रहा है? कफ जब भी किसी को कफ प्रकृति वाले लोग होंगे वो कैसे होंगे? मोटे होंगे। वात प्रकृति के लोग दुबले पतले। ठीक। कैसे समझें अपनी अपनी प्रकृति को? वात प्रकृति के लोग दुबले पतले, पित्त प्रकृति के लोग बिल्कुल ठीक ठीक, हाइट वेट सब बराबर। और कफ प्रकृति के लोग कैसे होंगे? अपने हाइट से उनका वेट 5 to 10 और अधिक जितना भी हो सकता है वो सब कफ प्रकृति में जाएंगे। वात जिनका बढ़ेगा, वात रोग होगा, वात डिस्टर्ब होगा, उनको कितने रोग होने की संभावना है? 80 प्रकार के। पित्त जिनका डिस्टर्ब होगा उनको 40 टाइप्स ऑफ डिजीज कैन बी क्रिएटेड, हो सकती है। और कफ प्रकृति वालों को केवल 20 टाइप्स ऑफ डिजीज, 20 प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जबकि वो अधिक मोटे हैं। अब इसको एक बार कंपेयर कर लें। वात प्रकृति और कफ, इन सब में देख लें कि वात वाले क्या है? दुबले पतले हैं। एलिमेंट्स कौन सा है? वायु है। तो वायु एक जगह रुकती नहीं है। ऐसे वात प्रकृति के लोगों का के विचार स्थिर नहीं होते, कभी कुछ कभी कुछ। आज अभी ये डिसीजन है, थोड़ी देर बाद दूसरा डिसीजन आ जाएगा उनका, फिर कल कुछ और सोचेंगे। आज कुछ सोच रहे हैं बनने का इंजीनियर, 3 दिन बाद पता चला वो डॉक्टर बनने की बात कर रहे हैं। वो कभी स्थिर बुद्धि नहीं होते। पित्त प्रकृति जल्दी से डिसाइड नहीं करेगी, जो डिसाइड करेगी उस पर काम करेगी पित्त प्रकृति के लोग। कफ प्रकृति के लोग क्या है? ये बहुत रेयर कुछ सोचते हैं, लेकिन जो सोचेंगे वो एट एनी हाउ दे विल बी कंप्लीट कर ले जाएंगे। ठीक है। अब देखते हैं कि वात पित्त कफ में इतना रोगों का अंतर क्यों? क्योंकि वात बिल्कुल दुबले पतले हैं तो इनके अंदर सहनशीलता है ही नहीं। पित्त थोड़ा बीच में है, बैलेंस है, थोड़ी सहनशीलता अधिक है। कफ में क्या है? वो इतने मोटे हैं या अधिक मोटे हैं कि वो दूसरों की किसी बात को लेते नहीं हैं, ना दिल पे ना दिमाग पे, क्योंकि कफ प्रकृति आराम पसंद करती है। उन्हें लगता है 10 बातें सुना दो, बस हाथ में पानी दे दो आकर। ठीक। यह है कफ प्रकृति। इसलिए उनके रोग होने की संभावना नहीं, ना दिल में कुछ लेते ना दिमाग में कुछ लेते हैं। आप अच्छे से बनाओ खाना कि खराब से बनाओ, बस उनको दे दो बना के। ठीक। उन्हें बनाना ना पड़े, आप कैसे भी बना के ले आओ। तो ये है कफ प्रकृति। तो ये क्या है? हमारी प्रकृतियाँ हैं। जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो हम अपनी प्रकृति को बैलेंस करते हैं, और जो प्रकृति अधिक बढ़ रही होती है, बोलेंगे सिमी जी कुछ कह रहे हैं? का मतलब हुआ जैसे मोटा आदमी है तो उसको डिजीज कम हुआ होगा। हाँ, डिजीज उसको कम होगी।
ठीक। मोटे वाले को और लोगों की अपेक्षा, अब लेकिन ये मोटापन कुछ ऐसा तो नहीं है कि उसका कोई हार्मोन गड़बड़ हो गया है, वो मोटापन नहीं हो। एक होता है ना, बहुत से ऐसे लोग होते हैं, उनसे पूछो उनका सामान खो गया, अरे कोई बात नहीं, उनसे कह दो कोई आने वाला है, आने दो। ठीक, आप देखना ऐसे आप बहुत सारे लोग आसपास होंगे, वो लोग उनसे कह दो आप मोटे हो रहे हो, कहते कि अरे हो रहे तो होने दो, शरीर है। मतलब वो उन्हें जो बता दो, उन्हें लगता है कोई बात नहीं, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, जो होगा देखा जाएगा। ये अगर ये जो प्रकृति है, कफ प्रकृति है, ये सुंदर भी बहुत होगी, और जो उसकी स्किन, हेयर, आईज सब अट्रैक्टिव दिखाई देंगे। हालांकि जो सबसे अच्छी प्रकृति है वो दिखती है पित्त प्रकृति, उसका अपना एक अलग पहचान होती है पित्त प्रकृति की। ठीक है, अपनी वाणी के कारण भी, अपनी पर्सनालिटी के कारण भी, और अपने डिसीजन के कारण भी। और जो कफ प्रकृति है वो इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वो किसी चीज़ से, कई बार होता है ना कि कोई व्यक्ति तनाव रहित जीता है, तो कफ प्रकृति मोस्टली तनाव रहित वाली है। और कफ जन्य रोग भी है तो ठंडक के कारण है, तो दिमाग में बहुत ज़्यादा गुस्से वाली चीज़ें ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या, ये हैं हमारी तीनों प्रकृतियाँ। अब जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो हमारी जो भी प्रकृति होती है उसमें संतुलन आता है। वात प्रकृति है तो वात जन्य रोग कम होते जाएंगे। जो हमें छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है वात प्रकृति वालों को, वो कम हो जाएगा। जो डिसीजन लेने की बहुत कमी है, लैकिंग है, वो ठीक होने लगेगी। तो ये सब वात प्रकृति में सुधार होगा। हार्ट अटैक से होने वाली डिजीज के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। इसके बाद पित्त प्रकृति में देखते हैं। पित्त प्रकृति कैसी है, हमारी गर्म प्रकृति है। उसको अनुलोम विलोम में क्या कर रहे हैं, जैसे हम राइट नोस्ट्रिल से श्वास लेते हैं और लेफ्ट से छोड़ते हैं, लेफ्ट से लेते हैं, तो गर्म को कौन ठंडा कर रहा है, लेफ्ट। और लेफ्ट जो ठंडा है उसको गर्मी कौन दे रहा है, राइट। लेफ्ट को राइट कंट्रोल करता है, लेफ्ट ब्रेन को, राइट को लेफ्ट कंट्रोल करता है। ठीक, बड़ा साइंटिफिक समझेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि कैसे हम कुछ भी करते हैं योग में तो उसके बेनिफिट क्या होते हैं। अदरवाइज फिर हम 10 साल भी पहले भी कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, और हमें खुद ही में नहीं समझ में आया हमें कहाँ सुधार हुआ। तो ये हमने किसके बारे में देखा, अनुलोम विलोम के बारे में, जो त्रिदोषों का संतुलन करना, वात पित्त कफ, या दोनों माइंड के बीच में, दोनों ब्रेन लेफ्ट और राइट जो है उनके बीच में एक संतुलन स्थापित करना। तो उससे क्या होगा, वात पित्त कफ तीनों हमारे जो दोष हैं उनसे हम मुक्त रहेंगे। अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो शीतली शीतकारी को डिफाइन करना आपको बोलेंगे। दीदी जैसे मेरा स्किन ड्राई बहुत ज्यादा है, और अभी सर्दी में कुछ ज्यादा ही हो जाता है, मतलब मैं जरा सा ईचिंग कर दूं तो ब्लड निकल जाएगा। चलो अब अपना अपना पेन पूरा उठाइए, एक बात लिखिए उसमें तो समझ में आएगा। हमारे जीवन में देखते हैं जैसे तीनों प्रकृति हमारे अंदर होती है पर एक डोमिनेंट होती है। तो हमारे अपने जीवन में देखें तो जो बच्चे होते हैं उनमें कौन सी प्रकृति काम करती है, नवजात शिशुओं में, टीन एज से पहले पहले कफ प्रकृति, कफ। तो बच्चों को सबसे दिक्कत होती है, सर्दी गर्मी से संबंधित होने वाले जो रोग हैं। फिर कफ प्रकृति उनकी डोमिनेंट होती है। फिर जैसे टीन एज से लेकर के 45 तक आते हैं, 40-45 तक, वहाँ पर कौन सी प्रकृति काम करती है, पित्त काम करती है। और जैसे मेनोपॉज वाला टाइम आना फीमेल का शुरू होता है, कौन सी प्रकृति काम करती है, वात वाली। ठीक है, तब वात वाली काम करती है। इसलिए हमें यहाँ पर जितना हमें टीन एज में योग की आवश्यकता होती है वैसे हमें इस एज में भी इसकी आवश्यकता होती है कि प्रॉपर हम प्राणायाम भी करें, और जो घी है गाय का देशी घी, उसे गर्म पानी में सेंधा नमक थोड़ा सा डालकर डेली लें, 1 चम्मच भर के। वो क्या करेगा, वो हमारे अंदर से ड्राइनेस को ठीक कर देगा, मेंटेन कर देगा। इस टाइम में मैम कभी भी या घी सुबह लेना चाहिए। सुबह अगर हमने पानी वगैरह पिया है उसके बाद ले लें। अगर जूस वगैरह लिया है तो 1 घंटे बाद ले लें, मतलब लिक्विड वाली जो चीज़ें हैं जो उस समय, उसके बाद ले लें। तो वो पूरे दिन आपको एक एनर्जी देते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, देशी घी इतनी एनर्जी देगा कि आपको धीरे धीरे अंदर से आपको एक ऐसा लगेगा कि स्ट्रेंथ फील कर रहे हैं। मैम ब्लैक पेपर तो नहीं दे सकते ना? नहीं, ब्लैक पेपर की उसमें जरूरत, बस केवल हल्का सा सेंधा नमक डाल दीजिए,
हल्का सा सेकना, ठीक। ये जो हम आपको बोलेंगे ये आयुर्वेद का जो बिल्कुल एक स्पेसिफिक चीज़ है, बस उतना ही बोलेंगे। मेरी चीज़ से फ़ायदा भले ही ना मिले, नुकसान कभी नहीं होगा, ठीक। वैसे फ़ायदा ठीक ठीक मिल जाएगा ठीक। हाँ, बोलेंगे बेनुमा क्या कह रहे हैं? मैम मैं योग जैसे अभी अनुलोम विलोम कर रही थी, तो मेरा ना राइट पाँव जब आलती पालती मारती हूँ तो राइट पाँव बहुत स्टिफ हो जाता है। मुझे बार बार ये उसको याद दिलाना पड़ता है, लूज लूज बॉडी, लूज लूज। वो बार बार अपने उसमें डूबती हूँ सांसों में, तो वो टाइट हो जाता है। और एक चीज और मैम, उठते बैठते मेरा स्पाइन में से कट 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 बहुत आवाज आती है। कुछ नहीं, जब कटकट आवाज़ आ रही, कैल्शियम आयरन फाइबर सब कम हो गए हैं, ठीक है। अभी ये जो मौसम है, इस मौसम में अपने आप को हील करने के लिए देखो, कैल्शियम आयरन फाइबर विद इन 40 डेज में हील करना हो तो कैसे करते हैं? 1 चम्मच जो वो है सफ़ेद वाला तिल है, उसको अपनी डाइट में सब डेली शामिल कर दो। बिल्कुल होता ना वन वे, हमें डेली लेने, भिगो के, उसको भिगो के या रोस्ट करके भून कर। कुछ चीज़ें अपनी डाइट में अगर फीमेल डेली शामिल कर ले तो आप समझना कि उनके स्वास्थ्य में जल्दी जल्दी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक सफ़ेद वाला तिल, दूसरा आंवला, उसको कैसे भी करके आपको लेना ही लेना है। जब तक ताज़ा आ रहा है तब तक उसको जूस के फॉर्म में, चटनी के फॉर्म में लीजिए। जब कहते मौसम से बाहर हो जाए तो पाउडर जो आते हैं उनको भिगो कर फिर ले लीजिए, ठीक है। और इसके अलावा अब आप देख लो कि जो भोजन ले रहे हैं उसमें डेली हमें दाल में या सब्जी में कौन सा फाइबर मिल रहा है? अरहर की दाल खाएंगे, कोई फाइबर नहीं। चने की दाल, कोई फाइबर नहीं। मसूर की दाल, उड़द की दाल, कोई फाइबर नहीं। मसूर की दाल में जो साबुत छिलके वाली उसमें भी है, और मूंग की दाल में सबसे अधिक फाइबर है। सब्जियां, आलू, कोई फाइबर नहीं, स्टार्च है, ठीक। ये भी ध्यान है, कई बार लोग जो व्रत में आलू खाते हैं क्यों नुकसान करता है? आलू आप अगर खाना भी है तो आलू में सही मात्रा में ऑयल डालिए या फिर घी डालिए या फिर बॉयल आलू लीजिए। लेकिन ऐसा कभी बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि कम तेल में, ऑयल में सब्जी बनाएंगे, घी में, और फ्राई करेंगे आलू को तो वो फ़ायदा है करेगा। वो आपकी आंतों को पूरा ख़राब कर देगा जाकर, ठीक। तो कौन सी चीज़ हमें कैसे बनाकर लेनी है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि डाइट हमारी ऐसी हो जिसमें कैल्शियम, आयरन, फाइबर। और दूसरा, इस समय सब गाजर लीजिए, गाजर को जूस के फॉर्म में लीजिए। तो ये सब क्या, कैल्शियम, आयरन, फाइबर तीनों चीज़ें जैसे बराबर मात्रा में कंप्लीट होती है। और सब्जी में अधिक मात्रा में अदरक डाल दीजिए मसाले के फॉर्म में, तो ये क्या, जिंक दे देता है। जिंक क्या है? जिंक मिनरल्स में आता है आपका। जिंक किस में आता है? मिनरल्स में आता है आपका। तो ये सारी होती छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन जैसे ही आप इनको लेना शुरू करते हैं, बस आप देखेंगे चीज़ें अच्छी होने लग रहा है, सेल हमारी बहुत डैमेज हो रही है, ऐसी फीलिंग आ रही है चीज़ें में, तो थोड़े से मूंग को और मेथी दाने को अंकुरित कर दीजिए, उसको लीजिए, तो नए सेल्स बहुत फास्ट बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनमें क्या है, जीवन है। जैसे वो स्प्राउट्स में अंकुर निकलते हैं तो वो हमारे बॉडी को पूरा जीवन दे देते हैं। मैम हमारी जो डाइट है उससे सारे घर में परेशान है। रात को सारी चीजें, काला तिल, काला नहीं, काला नहीं का, सफ़ेद का है, वाइट। उसमें कैल्शियम, फाइबर सबसे अधिक है। जो फीमेल के लिए वाइट वाला लिया जाता है, ये आपको बता दें। मैम हम काफी टाइम से ये ले रहे, कोई पंपकिन बात नहीं। सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, काला तिल और चिया सीड्स, ये चारों भिगो के, अखरोट, बादाम और 2 किशमिश, बस वो लेते हैं हम, क्योंकि हमारा ब्लड हीमोग्लोबिन एक बार 15.1 पहुंच गया था, क्योंकि हम चुकंदर, पालक और अनार ये सब डेली डाइट का हिस्सा थे। तो फिर हमने थोड़ा सा कम किया ये सारी चीजें। ठीक है। तो मैम हम फाइबर ही ज्यादा खाते हैं, मतलब वंस इन अ वाइल कभी इच्छा होती है ब्रेड खा ले, अदरवाइज हमारा पूरा डाइट, आंवले का जूस लेते हैं, गाजर रॉ फॉर्म में खाते हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी जैसे बैठे आगे पीछे में कट 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 कट, तो हमें बड़ा अजीब सा लगता है। नहीं, उसको सही करिए, दर्द नहीं होता हमको, उसमें कुछ परेशानी नहीं हुई। देखिए, एक बात समझ लीजिए, जैसे आपको अमृत पिला दिया गया, अमृत समझ गए? अमृत, हम लोग उदाहरण सुनते ना कि अमृत पिला दिया गया, जो भगवान उसमें निकला था समुद्र मंथन में, ठीक है। समुद्र मंथन में, लेकिन सब कुछ दे दिया जाए हमको, पर रहे हम ऑलरेडी सब खा रहे हैं, पर हमारे मन में चल रहा है ये चीज़ तो अच्छी है ही नहीं।
मेरी लाइफ में ये चीज़ तो कभी बदली नहीं। ठीक, अनुलोम विलोम प्राणायाम किसके लिए करते हैं? मैम जो पूरा सॉरी टू बैलेंस इंटरप्ट है। यू, आपसे अभी रिसेंट मतलब लास्ट जब अपनी बात हुई थी उसके बाद से ये चेंज है कि बहुत खुश रहते हैं नहीं तो अच्छा है, और जल्दी से बहुत कट कर रिलैक्स रहते हैं। मतलब अब हम जबरदस्ती की परेशानियां बंद कर दी, बहुत चिल रिलैक्स रहते हैं। नहीं तो अब मतलब ये कट हमारा बंद हो चेंज जाएगा, है। फिर आपका कट बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। ठीक है? बस देखो हमें वो कट से लगता था, अरे रीढ़ की हड्डी में तो किसी का नहीं होता, हमारा तो इतना फ्रीक्वेंट होता है रीढ़ की हड्डी में कटक 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 कटक। नहीं, वो सारी चीज़ें सब सही हो जाएंगी। ठीक है, एक हमने डाइट ठीक करनी है और अपने माइंड को ये एक ब्लेसिंग्स दीजिए, इस धरती में हमारे बिना भी सब लोग बहुत सुंदर जीवन जिएंगे। ये बात अपने मन को समझा लीजिए। ठीक, हम लोग जो सोचते हैं ना कि हम करेंगे तो ऐसा होगा, किसी को हमारी ज़रूरत नहीं है, हम नहीं होंगे, हमसे अच्छा जीवन जिएंगे। इस बात को पहले समझ लें। ठीक, सबके लिए करना है, पर ऐसा सोच के ना करें कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो इनका काम नहीं चलेगा, पूरी दुनिया चलेगी। ठीक है, तो इसलिए इस बात को पहले अच्छे से समझना है, उसके बाद ये समझना है कि हम स्वस्थ रहेंगे तो दुनिया अच्छी दिखेगी। ठीक, हम स्वस्थ रहेंगे तो दुनिया अच्छी दिखेगी। अब इसके अलावा पूछो क्या पूछना है। कुछ नहीं, बस मैम यही हमें लगता था कि मतलब वो योग करते करते टाइट हो जाता तो हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो नहीं, जाते वो थे। जल्दी अच्छा हो जाएगा। बोलो सिमी, सिमी जी सही बोला हमने। मैम फ्लैक्स सीड का क्या रोल है, वो यूज कर सकते हैं क्या? फ्लैक्सीड का कर सकते हैं, उसका केवल हमारे वात जन्य रोगों में बहुत अच्छा इफेक्ट है, विटामिन ई में बहुत अच्छा इफेक्ट है, इन दोनों में है। ठीक है, बहुत बढ़िया सा, लेकिन उसकी मात्रा कम लेंगे, मात्रा कम लेते हैं। ठीक, जैसे चिया आप, होता क्या है कि हम लोगों ने एक गलत एक हैबिट आ गई है, कुछ चीज़ें हैं उन्हें रेगुलर मोड में लेंगे, बाकी जैसे चिया सीड्स ये सब भी लेते हैं ना, अपनी बॉडी को किसी की हैबिट नहीं लगानी है। वो भी क्या होती है, फिर बॉडी उस पर डिपेंड कर जाती। आंवला क्या है, आंवला इस यूनिवर्स की मुख्य औषधियों में से एक है। एक रस को छोड़कर, नमक को छोड़कर हमारे कितने रस हैं? 6 रस हैं। ठीक, 6 रस होते हैं, केवल नमक को छोड़कर 5 के 5 आंवले में होते हैं। इसलिए आंवला जो लोग डेली सेवन करते हैं उनके जीवन में आध्यात्मिक गुण बढ़ जाता है। पता है, कितना भी कोई व्यक्ति तामसिक प्रवृत्ति का हो और आंवला वो डेली खाता रहे तो उसकी आध्यात्मिक प्रतिभा बढ़ जाती है, जो सात्विक गुण होते हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ हमारी चीज़ें ऐसी हैं उनको ले सकते हैं, बाकी आप जितने फ्लैक्सीड चिया सीड ये सब में कभी आज ये लिया या 4 दिन 1 हफ्ते लिया, फिर उसके बाद दूसरा ले लिया हमने, फिर 1 हफ्ते हमने लिया तो फ्लैक्सीड ले लिया हमने, तो उससे क्या होगा, बॉडी में जिसकी जिसकी ज़रूरत होगी वो पूरी होती जाएगी। आप ऐसे सोचो, आप अगर किसी व्यक्ति के हैबिचुअल हो जाओ और एक दिन वो नहाए तो आपको कैसा लगता है? ठीक, ऐसे ही हमारी बॉडी के साथ होता है। तो इसलिए हम इन बातों का ध्यान रखें, जो कुछ भी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको परमानेंट ले लें, लेकिन जो अदर चीज़ें हम लेते हैं वो लगभग उनमें थोड़ा थोड़ा सा 1 हफ्ते का, 3 दिन, जैसा आपको लगता हो, 15 दिन, 1 महीने, उसके बाद उसको छोड़ उस अब दूसरी चीज़ लें। मान लो चिया सीड्स ले लें, फिर आप फ्लैक्सीड ले लो, 1 हफ्ते बाद आप देखना पूरी बॉडी में एक अच्छी से एक जो ट्यूनिंग होती है वो बैठ जाएगी आकर। ठीक है, चलिए अभी किसी का क्वेश्चन हो तो ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बस। हाँ बोलिए दीदी, पहले मुझे गैस तो बहुत बनता था, वात का था, लेकिन जब से आपसे जुड़े हैं तब से पूरा खत्म ही हो गया है, अब 1-8% बचा है, लेकिन ये स्किन वाला थोड़ा ज्यादा है, मतलब तो इसके वाला अगर लगता है ना, देखो एक चीज़ समझ लें, ठंड के समय में क्या करना है कि रात के समय जो ग्लिसरीन होता है उसको हल्का सा नींबू डाल के रख लीजिए, उसको हाथ पैर में लगा लीजिए, या ये करिए कि नहाने से पहले अच्छे से लगा लीजिए हाथ पैर में, पूरा सही से पूरे शरीर में, उसके बाद नहा लीजिए। आप देखेंगे 1 वीक भी नहीं लगेगा, नॉर्मल आ जाएगी स्किन। लेकिन ग्लिसरीन सही वाला यूज़ करेंगे, वैसे सही मिल जाएगा ग्लिसरीन, ऐसा जल्दी जल्दी ख़राब नहीं मिलता है। ग्लिसरीन का मैं बना के रखती हूँ, लेकिन नहाने के बाद में लगाती हूँ, और ईचिंग का भी उसके साथ फिर हो जाता है, इसको ड्राई पहले स्किन लगा की के वजह से। अच्छे से लगाइए, सही से ढंग से। ठीक है,
उसको लगाइए। घी जो है देसी घी उसको लीजिए, या फिर जो मूंगफली का ऑयल है, अगर ना सही मिले तो मूंगफली का ऑयल ले लीजिए, या फिर जो इसका फ्लैक्स सीड है उसका ऑयल है, किसी का भी लीजिए आप। और ज़्यादा कुछ लगे तो तिल का ऑयल ले लीजिए। सब अपना लिख लीजिए। तिल का ऑयल जो है वातजन्य रोगों को पूरी तरह ख़त्म करने में सपोर्ट करता है। चलिए, और हमको लगता है प्रसन्न रहिए, सबको क्षमा करके रखिए, प्रसन्न रहिए। हमारे बिना ये दुनिया बहुत सुंदर चलेगी, इसलिए हम अपना जी स्वास्थ्य दीदी, ठीक रखेंगे। ठीक है। दीदी बहुत परिवर्तन आ गया है मेरे अंदर तो। पता है आप सब लोगों की ब्लेसिंग्स से ही हमको इतनी हंसी आती है। और आपकी हंसी बहुत प्यारी है। क्योंकि हम अपने कॉलेज में जाते हैं ना, तो सारी फैकल्टी बहुत बड़ी है, कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, तो डायरेक्टर सर बोलते हैं कि ममता जी, जब आपकी चीज़ें ना, एक प्रीति मैम है उनका और मेरा योग वाला है, तो कहें ममता जी आपके उसमें ना एक जान आती है, इसलिए आप अपनी चीज़ों को तो कहीं मिस नहीं करेंगे, और किसी का आगे पीछे प्रोग्राम होगा आपका नहीं होगा। तो इसलिए ना, क्योंकि पता है आप अच्छे से अपना काम करो और ये समझ के करो कि हम काम बहुत अच्छा करेंगे तो सामने। और वैसे भी सबसे जल्दी अगर इस दुनिया में किसी को ब्लेसिंग्स मिलती है ना, तो वो शिक्षा और स्वास्थ्य में मिलती है। मान लो अभी मेरे पास कोई आया और वो खुश होके चला गया, तो वो हमें तुरंत ब्लेसिंग्स देकर जाएगा। ठीक है, उसमें टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ये सब तब होता है जब आपने बहुत ऑनेस्टी से अपना काम किया हो, बिना किसी चालाकी के, तब ये सब संभव है, अदरवाइज नहीं होता है। ठीक, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, सब आते हैं। और सैटरडे और संडे को इस बार पॉसिबल होगा तो हम लेंगे सुबह मॉर्निंग में क्लास। अब आप अपना अपना सब जरा एक बार टाइम बोलो कि कितने टाइम 7 AM रेडी हो जाओगे। अपने घर ही में करना है, क्योंकि फिर 7 8 के बाद फिर हमारे दूसरे और चीज़ों में जाना होता है, तो फिर हम उसके बाद और ये भी है कि उसके बाद फिर इतना इंटरेस्ट नहीं आता है करने में। मैम हाँ 7 o'clock ठीक है। तो 7 to 8 केवल सैटरडे, अगर सैटरडे को भी ना पॉसिबल हो तो फिर संडे का रख लेते हो। ठीक है, तो संडे में, ताकि वो चीज़ें फिर हम पढ़ाएंगे यहाँ पे नहीं, फिर जो हमारा वो है जहाँ पे प्रैक्टिकल क्लासेस लेते हैं वहाँ करवाएंगे बैठ के हम। सिमी जी कह भी रही थी, और वो सबके लिए अच्छा होगा। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग अपने पॉइंट पर। चलिए, हम लोगों को यहाँ पर देख रहे हैं योग, इसके इंग्लिश में नहीं जाएंगे, पहले हिंदी में आते हैं। रुकिए, योग का उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य और लक्ष्य, क्योंकि इंग्लिश वाले में एम का अर्थ होता है लक्ष्य, ऑब्जेक्टिव्स का अर्थ होता है उद्देश्य, तो ऊपर नीचे हो गया है उसमें टाइपिंग में। ठीक है, तो सब अपने आप से ध्यान रखेंगे। योग का एम ऊपर लिखा हुआ है, एम ऑफ योगा क्या है, और नीचे योग का लक्ष्य है। तो योग का लक्ष्य हिंदी में ठीक है, योग का उद्देश्य हिंदी में ठीक है, लेकिन एम और ऑब्जेक्टिव्स ऊपर नीचे हो गए। तो योग का उद्देश्य, पहले योग का लक्ष्य देखते हैं। योग का लक्ष्य क्या है सभी का? जीवन का सर्वांगीण विकास, अर्थात शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक विकास, 5 आयामों में विकास होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है? योग का लक्ष्य है। और यदि हमारे जीवन में योग के लक्ष्य में 5 चीज़ें आ गई तो इसे क्या बोलते हैं? हम लोग सिंपल भाषा में, सब सनातन में ही आते हैं कि मोक्ष और मुक्ति। ठीक है, तो मोक्ष और मुक्ति क्या है? अभी हमें लगता है मोक्ष और मुक्ति ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो लगता है गृहस्थ जीवन में पॉसिबल नहीं है। रियलिटी ये है, मोक्ष और मुक्ति का प्रॉपर जो मीनिंग है वो है कि हम शांति और खुशी के साथ हर क्षण जीवन व्यतीत करें, इसी का नाम मोक्ष और मुक्ति है। ठीक, शांति और खुशी के साथ हर क्षण अपने जीवन को व्यतीत करें, इसी का नाम मोक्ष और मुक्ति है। ठीक, किसी काम को करके शांति प्राप्त नहीं करेंगे, आनंद प्राप्त नहीं करेंगे, काम को ही शांति और आनंद से करेंगे। ये है हमारे जीवन का लक्ष्य, जिसको हम लोग मोक्ष और मुक्ति या साल्वेशन इन इंग्लिश हम लोग बोलते हैं वन वर्ड में। ठीक है, किसी का कुछ कन्फ्यूजन तो नहीं समझने में? ठीक है, ये वन वे आंसर है। अब देखते हैं हम लोगों का, अब कोई व्यक्ति आनंदित रहेगा, शांत रहेगा, तो वो क्या
क्या पॉइंट्स होंगे मोक्ष और मुक्ति के? कि हमारे जीवन में शारीरिक विकास भी हो, फिजिकल हेल्थ भी अच्छी हो, मानसिक मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल हेल्थ भी अच्छी हो, नैतिक व सामाजिक विकास तीनों होने चाहिए। व्यक्तित्व का निर्माण, एक व्यक्ति का निर्माण किसके आधार पर होता है? फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, इन्हीं के आधार पर होता है। फिर दुख या ताप तरह की निवृत्ति, जिसके जीवन में सभी तरह के दुख की निवृत्ति हो। देखो, जीवन में दुख सबके होता है। अभी मान लो तेज बारिश आ गई, तो तेज बारिश आ गई तो जितने लोग बैठे थे सब भीगने लगे। अब किसी ने कहा अब घर कैसे जाएंगे, किसी ने कहा बारिश होगी हम भीग जा रहे हैं, किसी ने कहा हम बीमार पड़ जाएंगे। एक व्यक्ति उसी में से था, उसने कहा इतनी गर्मी हो रही थी, बारिश होगी, बहुत धन्यवाद भगवान जी को। ठीक, बारिश होगी, बहुत धन्यवाद भगवान जी को। अब देखो बारिश सेम थी, लेकिन ये जो धन्यवाद दे दिया ना, तो इसने कोई समस्या क्रिएट नहीं की। ठीक, चलो अब एक कहानी सुनाते हैं। आज 2 कहानियाँ सुनाएंगे जो अपने जीवन के विकास में उसको याद रखना सब। ठीक, एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक किसान, वो साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में यूज़ की जाती है। एक बार एक किसान लगातार फसलों को देख रहा था कि कभी फसल गड़बड़ हो जा रही है, कभी कम फसलों में उत्पादन हो रहा है। तो उसने कहा भगवान जी से कि एक बार अगर हमें 1 ईयर के लिए केवल हमें डिपार्टमेंट दे दे कृषि वाला भगवान जी कि तो हम बहुत सुंदर फसल को उगाएंगे। तो कहानी है, एक काल्पनिक कहानी है। तो फिर सब लोगों ने मीटिंग ली और भगवान जी से बात की। भगवान जी एग्री हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, ये देखेंगे कि हम लोग अपने जीवन को देखेंगे इस कहानी में कहाँ खड़े होते हैं हम लोग। तो जब 1 वर्ष के लिए ईश्वर ने, भगवान जी ने उस किसान को पूरी अपनी चीज़ें दे दी कि अब तुम अपने अनुसार खेती को, फसल को उगाओगे। क्या हुआ कि किसान को जब पानी देना था, ज़रूरत थी, तो किसान ने पानी बरसा दिया। जब धूप की ज़रूरत थी, धूप, सूर्य की रोशनी आ गई। जब हवा की ज़रूरत थी, उतनी हवा मिल गई। मतलब किसान ने वो सारे प्रोटेक्शन दिए, वो सारी चीज़ें की, जिससे फसल, पहली बार ऐसा हुआ कि पूर्वजों ने, जो गांव के थे, उन लोगों ने भी कहा ऐसी फसल तो जीवन में आज तक हम लोगों ने पीढ़ियों में देखी नहीं है। इतनी सुंदर फसल लहला रही थी। सबको लगा ऐसी फसल तो अगर 1 साल ईश्वर से हमने ये मांगा तो इतना हो गया, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो फिर दूसरी बार फिर मांग लेंगे भगवान से कि फिर हमें दे दें ये डिपार्टमेंट कृषि वाला। क्या हुआ, जब सब कुछ अच्छा हो गया, बीज भी सुंदर से दिखाई दे रहे थे, सब कुछ, गेहूं की फसल थी। जब फसल कटने का समय आया तो जैसे देखा किसान बेहोश हो गया। कुछ लोगों ने एकदम से देखा क्या हो गया, किसान बेहोश हो गया जिसने इतना मेहनत की। होश आया किसान को, देखा पानी वानी डाला गया। किसान इसलिए बेहोश हो गया था कि इतनी सुंदर फसल, लेकिन जो दाने थे गेहूं के, जब खुले तो उनमें गेहूं के दाने बिल्कुल पतले पतले या कुछ खोखले थे, खाली थे। किसान को, अब पूरे गांव को दुख हुआ, किसान को भी दुख हुआ कि इतनी मेहनत की और हर कुछ हमने अपने अनुसार किया, और जब भगवान के इसमें होता था तो फसल अच्छी हो जाती थी, जबकि फसल सूखी सूखी दिखती थी तो भी गेहूं अधिक हो जाता था। अब जब हमने सब कुछ अच्छा किया और इतनी सुंदर फसल दिख रही है तो गेहूं इतना बेकार हुआ। कारण क्या था? कारण ये था, भगवान ने उत्तर दिया कि जब फसल में धूप लगती थी बहुत तेज, ठंड लगती थी बहुत तेज, हवा लगती थी बहुत तेज, पानी, बारिश होता था बहुत तेज, जब हवाओं के थपेड़े पड़ते थे तो बीज उगने की ताकत आती थी फसल में, तब बीज उगने की ताकत आती थी फसल में। अब सब आराम दे दिया तो इसलिए सब कुछ अच्छा हो गया, बीज खराब हो गया। बस यही हमारा जीवन है और हमारी आने वाली जनरेशन है। बहुत आराम में कुछ नहीं मिलता है। जब आराम में मिले और जीवन में हमें संघर्ष भी मिले, तब हमारे जीवन का विकास होता है। ठीक, अब इस बात को जितना साइंटिफिकली समझते हैं उतना हम
सफ़र करते हैं। और सफ़र कैसे करते हैं? सही डायरेक्शन में करते हैं। सफ़र का मतलब नेगेटिव में नहीं ले रहे, स्ट्रगल से हम एक अच्छी चीज़ प्राप्त करते हैं। अभी देखो आज के समय में हम लोग बच्चों को देखें और अपने उसमें देखें, हम सब लोग कॉलेज स्कूल जाते थे, पराठा मिला कि नहीं मिला, और शायद पूरे जीवन पराठा अचार ही ले गए होंगे, रेयर सब्जी बनी होगी। अब भाई हो सकता है आप लोग कैसे रहे, हम लोग रहे तो बहुत अच्छी फैमिली से हैं, लेकिन हमें इतना याद है, ठीक। और कभी तो अचार भी नहीं मिला, उसी में नमक लगा के नमक वाला पराठा मिल गया, ठीक। अब हम, और उसमें बस तो छोड़ो, हम लोग 5 किलोमीटर पैदल जाते थे, ठीक। अगर आ गया रिक्शा, अगर लगा कि रिक्शा और या हम लोग नहीं आया, तो उस दिन हम लोगों को पैदल जाना है सबको। अब सारी सुविधाएं हैं, जरा बच्चों की ग्रोथ देखो कहाँ पर है, तो ये हम ही दे रहे हैं ना। तो ऐसे ही हमारा जो स्वास्थ्य है, ये हमने सर्वांगीण विकास के संदर्भ में बोला है कि सर्वांगीण विकास हमारा तभी होगा जब हम अपने जीवन में कुछ चैलेंजेस भी फेस करें, और फेस करते हुए उनसे हम कुछ नया लेसन लें। तभी हमारी फिजिकल हेल्थ सही रहेगी, तभी हमारी मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी, तभी हमारे इमोशंस स्ट्रांग होंगे, तभी हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी होगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, इसमें नीचे लिखा है क्लियर वर्क, ये कहानी क्या मैसेज दे रही थी कि हमारे जीवन में किसकी उपयोगिता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं इसमें लिखा हुआ है भाव, व्यवहार और चरित्र की शुद्धि। किसी की भावनाएं सबसे पहले अच्छी हो तब उसका व्यवहार अच्छा होगा, कि चरित्र सबसे अच्छा हो तब व्यवहार अच्छा होगा, कि व्यवहार अच्छा हो तो चरित्र और भाव अच्छे होंगे। क्या पहले होगा? योग करेंगे तो पहले क्या बदलेगा हमारे जीवन में? योग करेंगे तो पहले क्या बदलेगा हमारे जीवन में? मैम भाव। वेरी गुड। पहले क्या बदलते हैं? भाव। भाव किससे जोड़े जाते हैं? इमोशन से। हमारे इमोशन से क्या क्या है, बड़ा कॉन्शियसली पढ़ना, ठीक। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, और एक एक चीज़ हमारे जीवन के भी काम आती है और एग्ज़ाम में भी यूज़फुल हो जाएगी। भाव का मीन्स है जितने हमारे इमोशंस हैं। इमोशंस कौन कौन से होते हैं? लव, हेट, एंगर, हेट्रेड, जेलसी, टेम्पटेशन, ये सब क्या है? सब हमारे इमोशंस हैं, ठीक। अब ये मान लो हमें बहुत क्रोध आता है, तो उसका अपोजिट इमोशन क्या बनेगा? शांति, ठीक। बहुत घृणा होती है तो प्रेम में बदलेगी, ठीक है। बहुत ईर्ष्या होती है तो किस में बदलेगी? ईर्ष्या किसी से हो रही तो हम क्षमा करना सीखेंगे। मतलब जब भी हमारे जीवन में, तो भाव का क्या है, हमारे जो इमोशंस हैं वो नेगेटिव से किस में कन्वर्ट होगी? पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी, ठीक। तो सबसे पहले क्या बदलते हैं हमारे जीवन में? भाव बदलते हैं। फिर चरित्र बदलता है, भाव के अनुसार ही क्या होगा? फिर हम काम करेंगे। यदि हमने प्रेम की भावना है तो फिर हम किसी से बात करेंगे तो फिर वहाँ प्रेम ही दिखाई देगा, या प्रेम वाली ही टेंडेंसी पोटेंसी के साथ बात करेंगे। फिर आता है व्यवहार। व्यवहार क्या है? हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो वो हमारे जीवन में हमारा भाव दिखता है। मान लो किसी व्यक्ति को कहो खाने को परोस दो, आप देखना जिसकी जैसी टेंडेंसी होगी वो वैसे उसी अनुसार से खाना परोस रहा होगा। जिनको बहुत प्रेम होता है वो भोजन चाहे थोड़ा ही हो, लेकिन वो इतने खुले दिल से रखेंगे कि सामने वाले को लगेगा कि बहुत प्रेम से चीज़ें मिल रही हैं, उसका एक अलग इम्प्रेशन आएगा। और जो लोग चालाकी वाले होंगे, आप देखना सामान कितना भी अधिक हो लेकिन वो रखा ही नहीं जा पाएगा, हाथ से जाता ही नहीं है। तो ये क्या है? जो भाव होता है वैसा चरित्र बनता है। चरित्र हमारे व्यवहार के सारे डायमेंशन में दिखाई देता है कि हम किस प्रवृत्ति के, कौन सी टेंडेंसी हमारी है, या क्या हमारा इनर पोटेंशियल है, ठीक। तो ये किसमें हम देख रहे हैं? फिर क्लेशों की निवृत्ति, अभी आगे हम लोग देखेंगे आप लोगों के इसमें। क्लेश हमारे 5 हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। लिखना चाहे तो लिख लीजिए, क्योंकि ये आपका डीप में नहीं है, बस नंबर्स में है। अविद्या, इग्नोरेंट जिसे बोलते हैं, अविद्या, अस्मिता, ईगो, राग, अटैचमेंट, ओवर अटैचमेंट, द्वेष, हेट्रेड, अभिनिवेश, फियर ऑफ डेथ। ये 5 क्लेश हैं। मैम एक बार। हाँ, अविद्या, इग्नोरेंट, अस्मिता, ईगो, राग, ओवर अटैचमेंट,
द्वेष, हेट्रेड, घृणा। अभिनिवेश, अभिनिवेश 5th नंबर पे है। इसको बोलते हैं फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय। ये 5 तरह के हमारे जीवन में क्या है, क्लेश होते हैं, बाधक तत्व हैं जो हमारे जीवन को परेशानी में डालते हैं। तो इनसे भी निवृत्ति होना, इनसे भी बाहर आना, ये सब कब होगा, जब हमारा सर्वांगीण विकास होगा। ठीक। फिर दिव्यता की प्राप्ति, दिव्यता की प्राप्ति का मीन्स है कि हमारा जीवन खुशनुमा होगा, ये है दिव्यता की प्राप्ति। अब देखते हैं फिर योग के लक्ष्य में जो नीचे लिखा हुआ है, ये लक्ष्य ऊपर हो गया, ये ऑब्जेक्टिव्स भी ऊपर हो गए। अब ये केवल हम लोग देख रहे हैं कि शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक में जो लक्ष्य को कंप्लीट करेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो शारीरिक हम लोग देखें अपने आप को फिजिकली कैसे हैं, तो लचीलापन हो, शक्ति हो, स्वास्थ्य में सुधार हो, मानसिक में तनाव कम हो, ध्यान और भावनात्मक स्थिरता बढ़ाना। आध्यात्मिक में आत्म जागरूकता, आंतरिक शांति, उच्च आत्मा से संबंध विकसित करना। ठीक है, ये सब क्या है, जैसा हमें जो चाहिए वैसा हम वातावरण क्रिएट करें, उसकी बात हो रही है। अब देखते हैं योग में की सामान्य भ्रांतियाँ, मिसकंसेप्शन क्या क्या है योग में। योग केवल शारीरिक व्यायाम है, बिल्कुल गलत है। योग क्या है, योगा इज द साइंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल, ये गलत है। फिर योग केवल धार्मिक अभ्यास है, बिल्कुल नहीं। योग का धर्म से कोई मतलब ही नहीं, कास्ट, क्रीड, सिस्टम, रिलीजन से फ्री है, सभी लोग कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य जाति को स्वस्थ रहना आवश्यक है और स्वास्थ्य मनुष्य के लिए आवश्यक है, तो कोई धर्म से संबंध नहीं है इसका। फिर 3rd नंबर में योग से तुरंत परिणाम मिलते हैं, ये भी गलत है कि जस्ट अभी हमने किया, ये कोई पेन किलर मिलते हैं, लेकिन हर बड़ी से बड़ी चीज़ में नहीं, जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उतना थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर 4th नंबर पे योग केवल युवा या स्वस्थ व्यक्तियों के लिए, बिल्कुल नहीं। योग स्वस्थ व्यक्तियों के लिए भी है और जो लोग किसी भी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, किसी भी रोग से पीड़ित हैं, उनके लिए भी योग है। और योग युवाओं के लिए, युवाओं से ज़्यादा बड़े लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि युवा होते हैं तब तो हम सर्वाइव कर जाते हैं बड़ी प्रॉब्लम्स को भी, लेकिन जब एक 45-50 के बाद हमें थोड़ा सा अब हम लगता है कैसे सर्वाइव करें, तो वहाँ हमें योग की अत्यंत आवश्यकता है। 5th नंबर में है योग सन्यासियों के लिए है, बिल्कुल नहीं। सन्यासियों से ज़्यादा गृहस्थियों के लिए है, क्योंकि सन्यासी के जीवन में तो वो एक घर छोड़कर दूसरी जगह पर है और उतनी जिम्मेदारी नहीं है जितनी गृहस्थियों के ऊपर होती है, क्योंकि गृहस्थ जीवन सबसे टफ है। लेकिन गृहस्थ जीवन को एक तपोवन भी, जो हमारे वेद उपनिषद हैं वो बोलते हैं गृहस्थ एक तपोवन है, जिसमें हर कार्य बड़ी सूझबूझ के साथ किया जाए। नेक्स्ट है योग स्त्रियों के लिए नहीं है, बिल्कुल गलत। योग स्त्रियों के लिए है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सफ़र तो नहीं कहेंगे, सबसे अधिक जिम्मेदारियाँ किस पर आती हैं, सही मायने में फीमेल पर आती हैं। तो योग हमारे लिए स्त्रियों के लिए है। तो ये क्या है, ये सब हमने मिसकंसेप्शन पढ़े जो हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, या ये कहें गलत है। योग हमारा क्या है, सभी कास्ट, सिस्टम, रिलीजन से फ्री है। योग सभी के लिए, स्वस्थ व्यक्तियों के लिए भी, रोगी के लिए भी। और यहाँ कुछ भी नहीं है कि बच्चा है, बड़ा है, मेल है, फीमेल है, कोई मैटर नहीं करता, सबके लिए। कुछ कहने से मुझे ठीक। अब आप लोग एक छोटा सा काम करोगे, जितना हमने भी यूनिट 1 में पढ़ा, क्योंकि अब हम थोड़ा सा एक ट्रैक को, जितना हमें समझाना था पेशेंसफुली, अब एक थोड़ी सी मनोभूमि आप भी समझ गए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब हम इसको थोड़ा सा फास्ट लेंगे पढ़ने में, तो कल आप लोग इसके एक नोट्स बना के रख लेना। ठीक, अभी हमसे आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, तो वहाँ पर कुछ नोट्स बनकर भी आए हुए हैं, तो उनको आप देख लेना, तो एक आइडिया लग जाएगा कि नोट्स बनाते कैसे हैं। ठीक है, वो प्रॉपर करेंगे और सब अपना 20 मिनट्स जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है उसको सब करेंगे। अगर कोई कारण से ना कर पाए तो दिन में कर लें, पर करना है। एट एनी हाउ वी हैव टू कंप्लीट 20 मिनट्स स्पेशली फॉर अनुलोम विलोम प्राणायाम। ठीक है, चलिए सीमा जी आप भी करेंगे। ठीक, और किसी दिन पॉसिबल हो तो आपसे बात करेंगे, और अच्छे मन से अपना करना, क्योंकि जितना जितना हमारे अंदर धैर्य आता है, माइंड संतुलित होता है, उतना हम अपने जीवन में हमें रास्ता दिखाई देता है। ठीक है, कुछ दिन बस आप करेंगे, फिर अगर हमको समय मिलता तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसी में आपको देखेंगे।
तो पहले बस इतना काम करें कि हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम 15 डेज 20 मिनट्स सुबह 20 मिनट शाम करके रखना है। ठीक है, चलिए सब शांति पाठ के लिए बैठिए। ओम शांति 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 सर्वारिष्टषु शान्तिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. चलो सबको प्रणाम, शुभ रात्रि, बाय।